स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती करने वाले शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। स्वीडन में रहने वाले 38 साल के इराकी शख्स सलमान मोमिका को उस वक्त गोली मारी गई जब वो अपने घर में था। सलमान मोमिका ने साल 2023 में स्वीडन के अंदर खुलेआम कुरान करीम की बेहुरमती की थी। उसने कुरान के पन्नों को पुलिस प्रोटेक्शन में न केवल फाड़ कर जला दिया था, बल्कि पैरों से भी कुरान करीम की बेहुरमती की थी और इस घिनौने काम के लिए उसको इजाज़त भी दे दी गई थी, जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए थे और बड़े पैमाने पर इस सिलसिले में एहतजाज भी किया गया था और सलमान मोमिका को सख्त सज़ा देने की मांग की गई थी। सलमान ने कुरान करीम की बेहुरमती केवल एक बार नहीं की, बल्कि अलग अलग मौक़ों पर कई बार की थी। सलमान के खिलाफ स्वीडन की अदालत में नस्ली भेदभाव के सिलसिले में तहरीक चलाने को लेकर मुकदमा भी चल रहा था और अब जबकि 30 जनवरी 2025 को सलमान मोमिका के सिलसिले में स्वीडन के स्टॉकहोम की अदालत का फैसला आना था, तभी उसके एक दिन पहले 29 जनवरी को उसको गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब ये फैसला 3 फरवरी को सुनाया जाएगा। दरअसल सलमान मोमिका को इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों और इस्लामी उसूलों से सख्त तरीन नफरत थी। उसके दिल में मुसलमानों को लेकर इतनी नफरत थी कि दुनिया के किसी भी कोने में बसने वाले मुसलमान उसके निशाने पर होते थे। जहां एक तरफ वो इजराइल का समर्थन करता था, तो वहीं दूसरी तरफ फ़लस्तीनी लोगों से अपनी नफरत का भी इजहार किया करता था। फिलहाल वो एक नास्तिक की जिंदगी गुजार रहा था। सलमान ने कई बार इस बात का जिक्र किया था कि उसकी मौत किसी मुसलमान के हाथों होगी। उसने एक पोस्ट में इसको लेकर ट्वीट भी किया था। सलमान मोमिका वैसे तो मूल रूप से इराक के नैनवा सूबे का रहने वाला था। नैनवा सूबे में कराकुश डिस्ट्रिक्ट के अलहमदानिया इलाके में 23 जनवरी 1986 को सलमान मोमिका की पैदाइश हुई थी। वो एक सीरियक कैथोलिक ईसाई मजहब में पैदा हुआ था और उसी माहौल में पला बढ़ा था। 2006 से 2008 के बीच में जब इराक में सिविल वॉर हो रहा था, तो मोमिका ने आर्मीनियन पैट्रियटिक पार्टी ज्वाइन कर ली थी। इराकी गवर्नमेंट के सोर्सेस के मुताबिक मोमिका साल 2012 में अपने आबाई शहर से फरार हो गया था, जब एक लोकल अदालत ने उसे कार हादसे के दौरान मौत का मुजरिम करार दिया था और उसे बदूश में 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। उसके बाद जब साल 2014 आता है, तो इस दौरान जब मोसिल पर दाइश का कब्जा हो गया था, तो मोमिका ने इस दौरान पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स नाम की एक यूनिट ज्वाइन कर ली, जो कि ईरान बैक यूनिट थी, लेकिन वो इराकी गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती थी। उसने कताइबो रूहुल्लाह ईसा इब्न मरियम नाम की एक इराकी क्रिश्चियन मिलिशिया ग्रुप भी ज्वाइन की थी, जो कि इमाम अली ब्रिगेड का हिस्सा था। मोमिका ने साल 2014 में सीरियक डेमोक्रेटिक यूनियन और फॉल्कन ऑफ द सीरियक फोर्सेस की बुनियाद भी रखी थी। दरअसल ये एक क्रिश्चियन मिलिशिया ग्रुप था, जो कि आर्म्ड ग्रुप था, और ये एक दूसरे क्रिश्चियन मिलिशिया ग्रुप बेबीलोन ब्रिगेड से एफिलिएटेड था और साल 2017 में वो बेबीलोन ब्रिगेड के साथ इंटरनल पावर हासिल करने में लग गया। लेकिन जब वो उसमें नाकाम हुआ, तो उसी साल 2017 ही के अंदर मोमिका शेंगेन वीज़ा लेकर जर्मनी भाग गया, जहां उसने ऐलान किया कि वो एथियस्ट हो चुका है, यानी नास्तिक हो चुका है और उसने ईसाईयत छोड़ दिया है। उसके बाद अप्रैल 2018 में मोमिका ने स्वीडन में रिफ्यूजी वीज़ा के लिए अप्लाई किया और उसके बाद वो एक इराकी रिफ्यूजी के तौर पर स्वीडन के अंदर 2021 तक रिफ्यूजी बनकर रहा और उसके बाद फिर उसको 3 साल के लिए टेम्परेरी बेसिस पर रिहाइश के लिए मंजूरी दे दी गई स्वीडन के अंदर ही, जिसकी मुद्दत अप्रैल 2024 तक खत्म हो गई थी। उसके बाद वो स्वीडन में नागरिकता हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन स्वीडन के प्रशासन ने सलमान मोमिका को स्वीडन की परमानेंट सिटीजनशिप देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मोमिका ने अपने एप्लीकेशन में झूठ बोला था कि वो इराक में इमाम अली ब्रिगेड का हिस्सा रह चुका है, जबकि वो इराक में रहने के दौरान कई तरह के ग्रुप से जुड़ा हुआ था। इनमें इमाम अली ब्रिगेड भी था, लेकिन इस बात को उसने एप्लीकेशन में छुपा लिया था, जिसकी बुनियाद पर उसको स्वीडन में परमानेंट नागरिकता देने से इनकार कर दिया गया था। मोमिका अपने शुरू दिन से ही स्वीडन में अपनी पहचान बनाना चाहता था, क्योंकि उसके अंदर नेता बनने का कीड़ा कुछ ज़्यादा ही पनप रहा था और उसे नेता बनने के चक्कर में उसने वहां के मेंबर पार्लियामेंट के साथ मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया। यहां तक कि वो खुद भी चुनाव लड़कर स्वीडन की पार्लियामेंट रिक्सडेग में जाना चाहता था, लेकिन जब 2024 में मोमिका को स्वीडन ने नागरिकता देने से इनकार कर दिया, तो उसका ये सपना टूट गया और उसके बाद मोमिका ने 27 मार्च 2024 को पॉलिटिकल असाइलम यानी सियासी पनाह हासिल करने के लिए नॉर्वे का रुख किया। लेकिन नॉर्वे जाने के केवल एक हफ्ते के बाद ही 4 अप्रैल को नॉर्वे की पुलिस ने ऐलान किया कि 28 मार्च के दिन सलमान मोमिका को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें डबलिन रेगुलेशन की बुनियाद पर वापस स्वीडन डिपोर्ट किया जाएगा। आखिरकार 11 अप्रैल को वापस स्वीडन भेज दिया गया था।
उसके बाद अगस्त महीने में मोमिका पर स्वीडिश ऑफिशियल्स की जानिब से एक नस्ली ग्रोह के खिलाफ तहरीक जलाने का इल्ज़ाम आयद किया गया था और यह सब कुछ चल ही रहा था कि 29 जनवरी को मोमिका की हत्या कर दी गई और ये हत्या उसके घर में की गई। इस सिलसिले में स्वीडिश ऑफिशियल्स ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और जिस वक्त यह हत्या की गई उस वक्त टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था। तो इस तरह एक ऐसे शख्स का अंजाम हुआ जिसने केवल 38 साल की उम्र में कई देशों में हंगामा मचा रखा था। इराक से लेकर जर्मनी, नॉर्वे और स्वीडन तक उसने न जाने कितने लोगों से मुलाकात की, हंगामा मचाया और आखिरकार मारा गया। कहा जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं बनना चाहिए, वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होता है। अब यहाँ पर यह सवाल है कि सलमान मोमिका के अंदर मुसलमानों के तई इतनी ज़्यादा नफरत कैसे आ गई थी, क्यों आ गई थी? तो इसका जवाब सही सही तो उसी को पता था, लेकिन अंदाज़ा लगाया जाता है कि इराक में मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ जुड़ने के दौरान उसका सामना मुस्लिम उम्मीदवारों से भी हुआ होगा और आखिरी बार जब वो पावर स्ट्रगल में लगा हुआ था और उसके दौरान वो हार गया था, तो वो भी एक मुस्लिम शख्स रेयान सालिम सादिक किल्दानी थे, उनके साथ हारा था। हालांकि रेयान पहले क्रिश्चियन थे लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो इस तरह हो सकता है कि एक मुस्लिम शख्स से हारने के बाद मोमिका के दिल में मुसलमानों को लेकर और इस्लाम को लेकर नफरत फैल गई हो। खैर, जो भी रीज़न रहा होगा उसको पता है, लेकिन अंजाम बहुत बुरा हुआ क्योंकि उसने सारी हदें पार कर दी थी। दोस्तों, वैसे आप लोग सलमान मोमिका की मौत पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो भी आपकी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि इसके अंजाम के बारे में दूसरों को भी पता चल सके।